हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सीखेंगे। इस प्रमेयिका का प्रयोग एचसीएफ निकालने में किया जाता है। ये चैप्टर हाई स्कूल में मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो सवाल हैं हम लोग उसको भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीखने से पहले हम लोगों को विभाज्यता के बारे में जानना होगा। विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का सिर्फ यही मतलब है कि यदि कोई संख्या b इस प्रकार से है कि वो किसी संख्या a से भाग देने पर भाग चला जाता है, तो एक अन्य संख्या c वहां पर इस प्रकार से होगी कि b बराबर AC, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये संख्या होगी। अगर इसे हम भाग के रूप में लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, और यहां पर हमारा शेषफल 0 होता है। विभाज्यता का मतलब ये हुआ कि भाग देने पर भाग चला जाए। तो भाग हो जाने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे शेषफल 0 होता है। तो इसी चीज को आगे यूक्लिड ने बताया। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई संख्या b किसी संख्या a से भाग दी जाती है तो वहां पर संख्या q तथा r दो अद्वितीय संख्याएं इस प्रकार से होती हैं कि इनका संबंध b बराबर aq प्लस r के रूप का होता है। यहां पर ये q यही संख्या c होती है जिसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, भागफल, और यहां पर r यही शेषफल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत साधारण फॉर्मूला है, इसे आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर यूक्लिड का एल्गोरिथम भी बताया गया है। एल्गोरिथम और प्रमेयिका में फर्क कितना है कि प्रमेयिका केवल इस फॉर्मूले की बात करती है। ये बताती है कि अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो वहां पर एक हमारे पास अद्वितीय संख्या q और एक अद्वितीय संख्या r होती है। q और r का अद्वितीय होना बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या होता है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो कोई निश्चित संख्या ही होगी जिससे ये भाग जा रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर शेषफल बच जाता है तो जब जिस संख्या से भाग जा रहा है वो निश्चित है तो शेषफल भी निश्चित ही होगा। इसीलिए q और r अद्वितीय होते हैं। एल्गोरिथम में ये बोला जाता है कि यदि आप भाग दे रहे हैं किसी संख्या b को किसी संख्या a से, तो आपको भाग तब तक देना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। मैं इसको लिख के आपको समझाता हूँ। ये भाग की वही विधि है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, बहुत आसान होता है ये। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 7 है और कोई संख्या 43 संख्या बड़ी है और 7 छोटी है, तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो हम लोग 43 को 7 से भाग देंगे। अब हमको पहाड़ा इस तरह से पढ़ना होता है कि 43 आ जाए, इससे कुछ कम आ जाए। भाग देना तो आप जानते ही हैं, तो ये हो जाता है 42, 6 7 42। यहाँ पर शेषफल 1 बचता है। देखिए अभी शेषफल 1 बच गया। अब यहीं से हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम शुरू होता है। यूक्लिड एल्गोरिथम यही कहता है कि आपको शेषफल 0 लेकर आना है। 0 लेकर आने के लिए क्या करना होगा, जिस संख्या से भाग दिया है उसी को दोबारा शेषफल से भाग दे देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर ये 7 लिखा जाएगा और 1 से 7 को हम लोग भाग देंगे तो ये 7 बच जाएगा, 7 पूरा चला जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। यानी अब आप देख सकते हैं कि शेषफल कितना आ गया, 0। तो जैसे ही r की वैल्यू 0 होती है ये हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि हमारा काम ये होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच महत्तम समापवर्त को खोजना, यानी इन दोनों संख्याओं में अधिकतम संख्या कॉमन जो हो सकती है उसको पता करना। अब देख रहे हैं कि भाग एक बार भी गया है। जिस संख्या से भाग जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा वही संख्या एचसीएफ के रूप में लिख दी जाती है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो इसी प्रकार से हम लोग
इसमें और भी सवाल करेंगे जो आपकी किताब में जो एक्सरसाइज में है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर पहले सवालों को लिख लेते हैं और उसके बाद इसको मैं सबको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिए हैं और हम लोग इनको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले है निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला सवाल है 135 और 225 का। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जो संख्या बड़ी होगी उसे छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 225 और छोटी संख्या है 135, इसलिए हम लोग 135 से 225 को भाग देंगे। तो भाग देते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 90 हो गया है। अगर शेष बचता है तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको फिर से भाग देना है। जो रिमाइंडर आएगा उससे, और जो पहले जिस संख्या से भाग दिया था उसको हम लोग भाग देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 से 135 को भाग देंगे। अब यहाँ पर 135 लिखा जाएगा तो ये भी एक ही बात जाएगा। रिमाइंडर फिर से आ गया, इस बार रिमाइंडर है 45। अब हम लोग फिर से वही दोहराएंगे एल्गोरिथम। जब भी आपका ये रिमाइंडर आता जाएगा तो यहाँ पर आपको एक स्टेप लिखना पड़ता है। स्टेप में आपको यही लिखना पड़ता है कि चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पुनः प्रयोग करेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से भाग करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल ये आया है। अब इससे इसको भाग देंगे, यानी 45 से 90 को भाग देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 90 हो जाएगा ये। और अब रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45। इसलिए कि 45 टाइम्स ये दोनों भाग पूरा का पूरा हो गया है। और आपको पता है कि जिस संख्या से भाग पूरा चला जाएगा वही संख्या उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा कि इसका उत्तर 45 है, यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। चलिए अभी दूसरा वाला सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं 196 है और ये है। तो ये संख्या जो है 38,220, ये 196 से काफी बड़ी है। इसका मतलब है कि हम लोग 196 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 196 यहाँ पर लिखेंगे और 38,220 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए कि भाग कैसे देना है। शुरू की दो संख्याओं को देखते हैं। क्योंकि हमको 196 का पूरा पहाड़ आता नहीं तो हम लोग एक आइडिया लगाते हैं और फिर उस आइडिया से चलते हैं। जैसे 19 है तो 19 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 38 आ जाए तो 2 टाइम्स से 38 आता है। अब बात होगी 6 की। अगर 6 को भी 2 टाइम्स देखा जाए तो 12 आएगा जो 2 से काफी बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो हम लोग इसको 1 टाइम्स लेके जाएंगे। सो ये 196 होगा। देखते हैं क्या बचता है। 186 बचा, ये 196 से छोटा है इसलिए हम यहाँ से 2 और ले लेंगे तो 1862। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, वही अप्रोच लगाएंगे। अगर इसको हम लोग 10 टाइम्स देखेंगे तो 190 होता जो कि इससे काफी बड़ा है। इसका मतलब है कि एक कम, यानी कि 9 बार ले जाके देखेंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि 9 टाइम्स कितना आता है। तो ये 9 टाइम्स हो रहा है 1764। 98, ये भी छोटा है। इसका मतलब है कि ये 0 हमारे पास बचा है, इसको भी ले लेंगे। अब देखिए हमको इसका पहाड़ा कुछ इस तरह से पढ़ना है कि 98 के कुछ आसपास आ जाए तो 95 होता है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर इसको 5 टाइम्स
चेक करेंगे तो ये हो जाना चाहिए। तो देखिए 5 टाइम्स ये 1, ये पूरा का पूरा 980 आ जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। किस संख्या से हम लोग भाग दे रहे थे, रिमाइंडर 0 आया, 196 से भाग दे रहे थे और इसी से भाग देने पर 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 196 और 38,220 इन दोनों का एचसीएफ 196 ही है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो कि 196 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 ही होगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा सवाल हो गया। इसमें एक सवाल और भी है, वो मैं आपको करने के लिए देता हूँ ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करें और उसको करके देखें कि आपसे होता है कि नहीं। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 196। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 196। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको करने के लिए हमको एक संख्या माननी पड़ेगी, जैसा विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना a कोई पूर्णांक है तथा b एक अन्य पूर्णांक इस प्रकार से है कि यदि हम यहां पर इसका फॉर्मूला लिखें तो b बराबर AQ + R होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि A और B में इस प्रकार का एक संबंध है कि AQ का गुणा और फिर R का उसके साथ एडिशन संख्या B को देगा। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा Q, ये होगा B और ये होगा R। R आपका रिमाइंडर है, Q कोशेंट हो गया और ये डिवाइजर है और डिविडेंड है। तो देखिए हम लोग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि यूक्लिड प्रमेयिका में ये फॉर्मूला आपको दिया गया था। तो ये हम लोगों ने A और B को तो मान लिया है और Q और R फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं जो अद्वितीय होते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, हम लोग इसको कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो A की जगह लिखा हुआ है 6, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 और R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर हम लोग R की ये वैल्यूज रखें और A की वैल्यू 6 रखें तो B की वैल्यू आनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, और B की वैल्यू जो आएगी वो कैसी होनी चाहिए? इस रूप में होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कोई धन विषम पूर्णांक। तो ये जो धन विषम पूर्णांक है ये कौन है? ये B है, B ही हमने लिया हुआ है। ये B जो एक अन्य पूर्णांक है यही। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जब रिमाइंडर 0 लेंगे तो देखते हैं B की क्या वैल्यू आएगी। A की जगह हमको लेना है 6, क्यों मतलब क्वोशिएंट, और 0 तो 0 लिखा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये पहला कंडीशन हो गया जब रिमाइंडर 0 है। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं जब R = 1। देखिए R = 1 यहाँ पे रखेंगे तो B की क्या वैल्यू आएगी? B बराबर 6q + 1। अब देखिए 6q + 1 हो गया है। अब हम लोग इसके बाद अगला केस देखते हैं। जब R = 2 लिखेंगे तो B बराबर 6q + 2। इसी तरीके से
जब r बराबर 3 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 6q + 3। जब r बराबर 4 होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 6q + 4 और अंत में r बराबर 5 होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 6q + 5। केवल आपको समझाने के लिए मैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, इसे अलग अलग हम लोगों ने ले लिया है। अब आप देखिए किस तरह से इसको करना है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6q को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर 6 का गुणनखंड लिख दिया जाए तो 2 × 3q लिख सकते हैं इसको। 2 × 3q, 2 3 = 6। यहां पर भी हम लोग वही कर सकते हैं। देखिए यहां b बराबर कितना लिखेंगे 2 × 3q + 1। अगर यहां पर हम लोग 2 × 3q लिखेंगे और एक 2 यहां पर है, यानी कि 2 × 3q एक ये हो गया और एक 2 यहां पर है, ये दोनों 2 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा 3q + 1। इसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर 2 × 3q + 3 लिखेंगे। आप यहां किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 बाहर है तो 3q अंदर है। बस इसको लिखने का एक कारण है जो अभी आपको पता चल जाएगा। यहां से हम दोनों जगह से 3 कॉमन लेते हैं तो ये कितना बचता है 2q + 1। आगे देखिए, इसे भी उसी तरह से लिख सकते हैं 2 × 3q + 4। इन दोनों में से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 कॉमन ले लिया है 3q + 2, ये b की वैल्यू। और यहां पर आपको, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये उसी तरह से लिखा रहेगा। अगर हम इसको कॉमन निकालना भी चाहते हैं तो हमें 5 को तोड़ना पड़ेगा, तो हम इसे तोड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। 6q + 5 b की वैल्यू है। अब देखिए यहां पर 2 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था। सम संख्या से किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी सम बन जाएगा। 3 यहाँ पर विषम संख्या है। q की वैल्यू बोल रहा है, q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी q कोई भी पूर्णांक वाले कोई भी वैल्यू रख सकता है अपने साथ। तो अगर q की किसी भी वैल्यू के लिए 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको विषम करेगा, लेकिन 2 बाहर है, तो 2 से जब भी ये 3q संख्या गुणा होगी यह हमेशा सम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। अगली को देखते हैं, यहां पर 2 × 3q + 1 लिखा है। 3q के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी कोई भी वैल्यू हो और उसके साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। ये संख्या सम होगी, लेकिन जब ये इसमें 1 जुड़ेगा तो ये उसे क्या बना देगा, विषम। तो ये सम में +1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, विषम। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भी एक विषम संख्या होगी। यहां पर देखिए, यहां पर 3q + 1, 3q की किसी भी वैल्यू में हम लोग 1 जोड़ेंगे, अंदर कुछ भी आए, बाहर उसका मल्टीप्लाई 2 से होता है, और जब बाहर उसका गुणा 2 से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक ऐसी संख्या हो जाएगी, सम। तो ये हो गया सम। इसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं 2q + 1 है, 2q तो सम है, और सम में जब 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, विषम। और विषम को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, विषम। और इसी तरीके से यहां पर देखिए 3q में 2 जोड़ा, ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या बने, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपने देखा है कि जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैसी हो जाएगी, सम। इसका मतलब ये क्या हो गया, सम संख्या। और ये अंत में कितना है, विषम संख्या। देखिए क्या बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। आप देख रहे हैं जो उस रूप का नहीं है, यानी सिर्फ 6q के रूप का है, तो वो कैसी संख्या है, सम। सिर्फ 6q + 2 के रूप का है तो वो भी कैसी संख्या है, सम। इसी तरीके से 6q + 4 के रूप का है तो वो भी है सम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये केस और ये केस
हमारा नहीं बनेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जहां पर ये सवाल बोला गया है कि धन विषम गुणांक इसके रूप में होता है, तो उसी के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि 0, 2 और 4 पर सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी विषम पूर्णांक इसी रूप में होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं और सवालों की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल ये लिया है हमने, चौथा प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए। माना कोई पूर्णांक b कोई पूर्णांक है, माना b कोई पूर्णांक है तथा एक पूर्णांक के साथ यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार संबंधित है। तो किस तरह से संबंधित होगा, देखिए यहां पे बी होगा ए क्यू और आर, यही फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि बी बराबर ए क्यू प्लस आर। यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर इससे हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 3 है, आर की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं यार। तो आर के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब r बराबर 0 हो, r बराबर 0 होगा तो b की क्या वैल्यू होगी, b बराबर 3 q, भी 0 तो लिख तो नहीं है इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, जब r बराबर 1 हो, r बराबर 1 लिखेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3q + 1। अब इसके बाद फिर से अगली केस लेते हैं हम लोग, जब r बराबर 2 लेंगे तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3q + 2। तो देखिए मित्रों ये क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक b तो हमने मान लिया है, इसका a के साथ संबंध भी हो गया है, लेकिन इसका वर्ग पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको वर्ग करेंगे। जब हम लोग वर्ग करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये 9q² हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं। अगर यहां पर m बराबर हम लोग 3q² लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर 3m, क्योंकि m बराबर हमने कितना ले लिया है, 3q² ले लिया है, तो कितना हो गया, b बराबर 3m। इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे खुलेगा। तो देखिए a² 2ab + b²। तो इसको हम लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं। इन दोनों को क्या क्या लिखा जा सकता है, b बराबर 3 × 3q² इसको लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, 3 × 2q + 1
इन दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, माना m बराबर 3q प्लस 2q, 3q² प्लस 2q। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 3m प्लस 1। और अगले केस में भी हम यही करेंगे, थ्री क्यू प्लस 2। इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले खुलेगा। a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको अरेंज करने का जो तरीका है बस वही आपको सीखना है, और इसके सिवाय और भी जो सवाल है उनमें केवल यही आपको सीखना है कि किस तरह से इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अगर हम लोग इन सबको लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। इसको कितना लिख सकते हैं 3 × 4q। और इसको कितना लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। इन सब में अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और एक ये प्लस 1। अब देखिए m बराबर, इसको पूरे को मान लेंगे हम, माना m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। इस पूरे को हमने m मान लिया तो कितना हो जाएगा ये 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में हमारा b कितना आ रहा था 3m, नेक्स्ट कंडीशन में कितना आ रहा है 3m प्लस 1, उसके बाद कंडीशन में भी 3m प्लस 1 आ रहा है। इसी तरीके से हम सबको इसी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना होगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक m का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये सवाल भी खत्म होता है। एक क्वेश्चन और है जो आपका बहुत छोटा सा है, उस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 32 बैंड के लोग हैं, एक सेना की टुकड़ी है और उस टुकड़ी में 616 सैनिक हैं। इन सभी 616 सैनिकों को उन 32 बैंड वालों के पीछे इस तरह से चलना है कि एक बराबर संख्या की पंक्तियां हों। देखिए जब भी अधिकतम बराबर संख्या की पंक्तियां हों, यानी अधिकतम बराबर संख्या निकालना हो दो संख्याओं में से, तो ये आपको साफ साफ इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपको दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना तो आप यूक्लिड विधि द्वारा जानते ही हैं। तो उसमें करना क्या है, आपको 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। तो ये 32 बैंड वाले हैं और 616 सैनिक हैं जिनको इनके पीछे बराबर पंक्तियों में चलना है। तो अधिकतम कितनी पंक्तियां ये बना सकते हैं ये हमको बताना है। तो देखिए 616 यहाँ पर आ जाएगा और 32 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम लेके जाएंगे हम लोग इसको। ट्वेंटी 29 से छोटा है इसलिए और उतार लेंगे हम लोग, फिर से लेके जाएंगे। नौ बार जाएगा, देखिए 8 बचा, 8 हमारे यहाँ पे शेषफल। इसका मतलब क्या है कि अब हमको एल्गोरिथम को यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा 8 को 32 को 8 से भाग देंगे। यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः हम लोग एल्गोरिथम को यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा फिर से 32 को 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग दीजिए, तो ये 4 बार चला जाएगा
तो कितनी बार गया है? 8। तो आपको आंसर में यही लिखना पड़ेगा, अतः 8 पंक्तियों में पंक्तियां बनेगी। यानी कि अधिकतम 8 पंक्तियों में ये 32 बैंड वालों के पीछे सैनिक अगर खड़े हो जाएंगे तो एक बराबर सैनिकों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो और एक क्वेश्चन पहले SCF का। 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, तो उनको घर में प्रैक्टिस करिएगा, लगा के देखिएगा। बहुत आसान होता है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ समझाया उसी तरह से करना होता है। तो इस तरीके से आप यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के बारे में सारे सवालों को सीख पाएंगे और उनको लगा पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही आगे आप जो भी सवाल आएंगे उनका हल आपको मिल सके और उनका बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में आपको समझाने का एक वर्णन मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।